हम आप लोगों को ऑप्टिक्स चैप्टर में पार्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम उसका सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताने जा रहे हैं। तो बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों को जो पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रिफ्रैक्शन की बात जब भी होगी तो दो मीडियम की चर्चा करेंगे हम लोग। सपोज करो कि ये एक लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल, एक तरफ है एक मीडियम, दूसरे तरफ है दूसरा मीडियम। अगर लाइट ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सपोज करो कि ये फर्स्ट मीडियम हो गया, मान लो ये रेयरर है, और ये सेकेंड मीडियम हो गया, मान लो ये डेंसर है। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इन करती है, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में इन करेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इन करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अब देखो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगल इंसिडेंट रे। क्लियर है? इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअल रिफ्रैक्शन का मीनिंग हुआ क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग हुआ बेंड होना। किस चीज का? लाइट रे का। कब? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करती है तो वह बेंड होती है। बेंड किस तरीके से होती है बच्चे? तो बेंड दो तरीकों से होती है, या तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल एक्चुअल, इसका इंसिडेंट रे का एक्चुअल अगर देखोगे, एक्चुअल ये है, इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ ये है। लेकिन अब देखिए आप क्या हुआ, ये एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ मूव कर गया है। ठीक है? और एक होता है नॉर्मल से दूर भागना। जैसे मान लो कि ये लिया हमने और ये इंसिडेंट रे, तो एक्चुअल पाथ इसका जो है इंसिडेंट रे का ये हुआ, लेकिन ये नॉर्मल से दूर भाग गया, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर एक नॉर्मल से दूर मूव कर गया और एक नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जब लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करती है, वह लाइट रे passes from one medium into another, it bends towards the normal or bends away from the normal. ठीक है? This phenomenon of bending of light ray is called refraction of light. ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, इसको मैं मिटा रहा हूं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन बताता हूं। मैंने क्या कहा? जब लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, वन मीडियम से रेयरर से डेंसर में इन किया, तो हमने क्या देखा कि वो रेयरर से डेंसर में इन किया तो नॉर्मल की तरफ मूव किया। और मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो जब डेंसर से रेयरर में मूव किया तो नॉर्मल से दूर की ओर मूव किया, नॉर्मल से दूर हट करके भागा। तो हम लोग कहते हैं कि व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम one medium into another, it bends towards the normal or away from the normal. This phenomena of bending of light ray is called refraction of light. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ये तो आपने समझ लिया, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है बच्चे? चलिए अब इस फिगर को मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग को रिफ्रैक्शन है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हम लोग कहते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one medium into
when a ray of light passes from one medium into another, it bends towards the normal or moves away from the normal. Moves away from the normal, the phenomenon of bending of light ray, the phenomenon of bending of light ray is called refraction of light. ओके स्टूडेंट, तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहा आपको समझ में आया होगा। अब इसमें दो केस बन रहा है, केस 3 बनेगा। केस 1 क्या होगा? केस 1 होगा बच्चे कि मान लो कि ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, जब लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे, ओरिजिनल पाथ ये, और रेयरर से डेंसर में आएगा तो ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या कहेंगे हम लोग? इसी डेफिनेशन को आप दो तरीकों से लिख सकते हो। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from rarer to denser. When a ray of light passes from rarer to denser, it bends towards the normal. Towards the normal. तो जब हम लोग बोलते हैं कि when a ray of light passes from rarer to denser, it bends towards the normal, तो ये नॉर्मल की तरफ मूव करता है। दूसरी बात हम लोग कहेंगे बच्चे, केस 2। यहां तक आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा बच्चे। अब केस 2 देखिए। केस 2 में हम लोग बात करते हैं, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। केस 2 व्हेन, अब दूसरा फिगर होगा आपका, जब लाइट रे, मान लो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है, डेंसर से रेयरर में इन करेगा तो इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ ये होगा रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन ए रे ऑफ लाइट, when a ray of light passes from denser to rarer, when a ray of light passes from denser to rarer, it moves away from the normal. Moves away from the normal, ठीक है। It moves away from the normal। तो ये दो टाइप जो हुआ आपका, ये सिंगल डेफिनेशन, इसी का दो पार्ट, कि एक रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मूव करेगा, और इस कंडीशन में एंगल आई, इस कंडीशन में एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। और इस कंडीशन में आप देखिएगा कि जब नॉर्मल से दूर भागेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये स्मॉलर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट रे
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करती है तो क्या होता है। चलिए ये दो केस बच्चे आपका क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आप सारे बच्चों का। तो थर्ड नंबर में देखिए केस थर्ड में अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस होगी, लाइट रे नॉर्मली यानी इसी पर लाइट रे इंसिडेंट होगी, तो वह नॉर्मली ही परपेंडिकुलरली ही बाहर आ जाएगा। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes या a ray of light incident normally a ray of light incident normally it goes straight इस कंडीशन में एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर लाइट रे परपेंडिकुलरली यानी नॉर्मली इंसिडेंट होगा, यानी इसी बात पर ये सीधा निकल जाएगा, तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं, यानी सेम होगा, दैट इज 0। इस तरीके से हम लोग को ये तीन केस बना, ये तीनों केस आपको याद रखना है बच्चे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हमने समझा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कितने लॉ हैं? निश्चित तौर पर रिफ्रैक्शन के दो लॉ होंगे। नंबर 1 इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in the same plane. Incident ray, refracted ray and normal all lie in the same plane. सेकेंड नंबर में बच्चे हमको ये देखना है सेकेंड लॉ क्या है रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन। साइन में साइन थीटा कॉस थीटा जो हम लोग बोलते हैं उस साइन के बारे में बात कर रहे हैं, SIN साइन। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। दो मीडियम होना चाहिए, क्योंकि लाइट रे कभी भी सिंगल मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है, मीडियम डबल होना नेसेसरी है। तो कहने का मतलब द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media, ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने कहा कि मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका और इसका साइन का रेशियो साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इस दोनों का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दिस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन is known as also Snell's law. Second law of refraction is also called Snell's law.
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग रिफ्रैक्शन है क्या, अब कहते हैं बच्चे कि यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां दो मीडियम की बात किया था हमने, इस दोनों मीडियम में इंसिडेंट साइन ऑफ इंसिडेंट, मान लो यहां पर इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस दोनों का वैल्यू चेंज होगा, यहां और यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां का चेंज, यहां का चेंज, कोई भी दो मीडिया के लिए। मान लो कि ये एयर है और सपोज करो ये ग्लास है, एयर और ग्लास के लिए। तो यहां पर जो साइन I1 होगा, साइन I1 बाय साइन R1, यहां पर का वैल्यू जो आएगा, यहां पर का वैल्यू मान लो 2 आ गया या 1.2 आ गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसमें भी ये दोनों चेंज होने के बावजूद भी अगर वो मीडियम एयर ग्लास, यहां भी एयर ग्लास है, तो साइन I2 बाय साइन R2, इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो 1.2 ही आएगा। तो ये जो वैल्यू देगा ये कांस्टेंट होगा। सिर्फ ध्यान रखना है, एंगल I अगर चेंज होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। लेकिन ओवरऑल अगर उसका रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3, 4, 5 चेंज कर करके, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को चेंज कर करके अगर हम बार बार उसका अगेन एंड अगेन उस चीज को हम रिपीट करें और वही दो पेयर ऑफ मीडिया के लिए, तो साइन I और साइन R का रेशियो कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब इस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बच्चे हम लोग जो पढ़ा कि स्नेल्स लॉ कहते हैं, तो ये इसमें एक कांस्टेंट जो पढ़ा, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पूरी तरीके से पता चल गया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू और एन, ठीक है। म्यू मैंने कैसे लिखा, म्यू इस तरीके से म्यू, ठीक है। तो म्यू या एन से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। चलिए ये चीज आपने समझा। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, तो यहां तक आपको क्लियर है। इसको हम हटा रहे हैं, अब देखो चलते बच्चे, आज का आप लोग का रिफ्रैक्शन में बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट डे जो होगा मैं काफी कुछ बताऊंगा रिफ्रैक्शन में। आज का क्लास आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर होगा क्लास।